डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज हमारा जो चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स वाला जारी है, जिसमें हमने कल के लेक्चर में न्यूक्लियर मासेस के बारे में समझ लिया कि न्यूक्लियर मासेस को किस यूनिट में मेजर किए जाते हैं। तो आप लोगों ने यूनिफाइड मास यूनिट को समझ लिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक टेबल भी देख लिया जिसके डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो कि उसके हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर हैं या कोई पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, तो उसके मासेस को किलोग्राम में और फिर यूनिट में आप लोगों ने समझ ली। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बच्चे, बुक में तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जनरली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब कोई न्यूक्लियाई रिएक्शन अकर करवाती है, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जनरली हम किसी रिएक्शन को यूँ लिखते हैं कि हमारे पास जो होता है एक्स प्लस वाई, ये रिएक्टेंट्स होते हैं और इसका फिर प्रोडक्ट हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू प्लस जेड और प्लस एनर्जी भी साथ में रिलीज़ होती है। अब इस एनर्जी की फ़िलहाल हम बात नहीं करते हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है। होता ये है बच्चे कि जब हम रिएक्शन से पहले यानी रिएक्टेंट्स के दौरान एक्स और वाई की अलग अलग मासेस को हम मैयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस टेबल में है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहा है, रिएक्शन अकर हो रहा है, तो प्रोटॉन का अलग मास, न्यूट्रॉन का अलग मास आप मेजर करो तो उसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन अकर हो जाए और बाद में जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाए और उस प्रोडक्ट चाहे वो सिंगल पार्टिकल आपके पास आ जाए या साथ में कोई गैमा बीटा रिलीज हो जाए या फिर 2 पार्टिकल्स आ जाए, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आ जाए, तो आफ्टर द रिएक्शन जो उस प्रोडक्ट का टोटल मास है वो हमेशा जो है रिएक्टेंट्स के मास से कम पड़ जाता है। तो ये जो कमी मास में आ जाती हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं किस चीज़ में, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और मास में इस कमी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है आप लोगों को कि अगर हमारे पास इस टेबल का एग्ज़ाम्पल दिया है कि 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन ईच हैविंग मास लार्जर देन 1 यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि मैं 6 प्रोटॉन को और 6 न्यूट्रॉन को इस टेबल से उठा के कंबाइन करती हूँ तो उसका मास जो है वो 1 यूनिट से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबाइन विथ 6 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन। अगर आपने साथ में देखिए 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ने एक न्यूक्लियस बना दिया, जब उस न्यूक्लियस की मास को आपने देख लिया तो 1 यू से ज़्यादा था, 1 यूनिट यानी एटॉमिक मास यूनिट से। अब जब आपने उसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन भी मिला दिए तो इसने क्या चीज़ बना दिया, इसने कार्बन 12 एटम बना दिया हैविंग अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 यूनिट, जिसका मास कितना आ गया, 12 यूनिट आ गया। द बाउंड सिस्टम ऑफ कार्बन 12 हैज़ लोअर रेस्ट एनर्जी देन दैट ऑफ 6 सेपरेटेड प्रोटॉन एंड 6 सेपरेटेड न्यूट्रॉन। अब जब रिजल्टेंट कार्बन 12 का आ गया यानी कि एक एलिमेंट बन गया जिसमें 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन थे, उनका अलग अलग मास कुछ और था, लेकिन जब ये कंबाइन हो गए तो इसका मास जो था यानी इसका कार्बन के कंबाइन मास जो था वो उस पहले सेपरेट मासेस से कम पड़ गया। इस तरह इन्होंने हीलियम न्यूक्लियाई की बात की है कि जब हीलियम न्यूक्लियाई जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इनका अलग अलग जब आप मास लेती है न्यूक्लियाई की, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है इसका कंबाइन मास जो है वो फिर 0.8% जो है ये इंडिविजुअल मासेस से कम है। तो ये जो अलग अलग ये मासेस एक दूसरे से कम पड़ जाते हैं यानी कि रिएक्टेंट्स का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास से कम पड़ जाता है, तो ये चीज़ हमें किस चीज़ के बारे में बता देते हैं या क्या आइडिया दे देते हैं, ये हमें मास डिफेक्ट का आइडिया दे देते हैं, जिस पे मैं फिर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि द अमाउंट बाय विच द मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। द एनर्जी दैट होल्ड अ न्यूक्लियन टुगेदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो मास डिफेक्ट है ना, एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। अब बाइंडिंग एनर्जी को बच्चे हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, 2 तरीक़ों से इसको हम डिफाइन करते हैं। एक ये है कि वो एनर्जी जिसके थ्रू न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड है यानी जुड़े हुए हैं, तो उसको आप कहेंगी बाइंडिंग एनर्जी।
फिर अगर ये न्यूक्लियन आप एक दूसरे से अलग करती हैं तो आप बाहर से एनर्जी दे देती हैं, तो आप ये कहेगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच सेपरेट टू न्यूक्लियन फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, एंड इन अनदर वे द एनर्जी विच होल्ड अ न्यूक्लियन टुगेदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये इसके दोनों डिफिनीशंस आपके पास आ जाती है, एक डिफिनीशन ये हो जाएगा और एक डिफिनीशन जो है ये हो जाएगा, दोनों डिफिनीशन सेम है। एक डिफिनीशन आपको बताते हैं कि इसकी वजह से न्यूक्लियंस आपस में बाउंड है, और दूसरा डिफिनीशन ये है कि इसकी वजह से न्यूक्लियन को हम अलग अलग करते हैं या सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे आगे आप लोगों को इन्होंने एक बाउंड सिस्टम का टोटल एनर्जी के बारे में बताया है कि ये कम हो जाता है अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है जिसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, तो टोटल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ Z प्रोटॉन एंड Z न्यूट्रॉन मीन्स पहले इसके मास को मालूम करो, फिर C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी हो जाएगी, माइनस टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस मीन्स अगर यहाँ पे ये आपके पास हो, यहाँ पे लिखा भी है mass of the nucleus represented by proton, mass of proton plus mass of neutron and the mass of neutron, the binding energy of the nucleon will be, तो देखिए Z मास ऑफ प्रोटॉन N मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितनी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है जितनी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसका अलग अलग मास माइनस टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस जो कि रिएक्टेंट के बाद आपके पास प्रोडक्ट में आ जाती है। इस टोटल मास को आप मल्टीप्लाई करिए C स्क्वायर के साथ तो आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, जो कि हमें बता देती है कि जो मास डिफेक्ट होता है जिसको आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करती हैं, ये मास डिफेक्ट कहाँ चला जाता है, यह बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक टर्म इन्होंने और यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी आप टोटल न्यूक्लियन के लिए मालूम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जो तमाम के तमाम न्यूक्लियन के लिए आप मालूम करती हैं वो तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहती हैं कि कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर A है एंड इट इज़ इक्वल टू N प्लस Z, N इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड Z इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर आप इसका टोटल मास लेती हैं तो वो तो उसका टोटल मास होगा, लेकिन अगर आप इसकी एनर्जी लेती है तो भी उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको पर न्यूक्लियन लेती है, यानी मीन्स कि अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 200, तो आप टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन लेती हैं तो वो पर न्यूक्लियन हो जाएगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय F, एंड दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स हर एक न्यूक्लियन का अलग अलग, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है इज़ द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मेजरमेंट आप करती हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले मालूम करती हैं, मींस कि कोई न्यूक्लियस है तो वो कितना स्टेबल है। अगर कोई न्यूक्लियस बाइंड है तो स्पेसिफिक एनर्जी के साथ आपस में न्यूक्लियन बाउंड होते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, जब कम होती है न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है और जब ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे बता रहे हैं कि द रेस्ट एनर्जी ऑफ द बाउंड सिस्टम इज लेस देन द कंबाइंड रेस्ट एनर्जी ऑफ द सेपरेट न्यूक्लियस। वही चीज़ बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई न्यूक्लियस है और उसके अलग अलग न्यूक्लियन के आप मास को मालूम करो, फिर रिएक्शन करने के बाद टोटल न्यूक्लियस के मास को मालूम करो, तो टोटल न्यूक्लियस का मास हमेशा उसके अलग अलग न्यूक्लियन के मास से कम पड़ जाता है। ये जो डिफेक्ट इन मास है ये कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है ये कहाँ से आ जाती है, न्यूक्लियर फोर्सेस से आ जाती है। तो बच्चे आगे हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है न्यूक्लियर फोर्सेस का, ये मैं आप लोगों के साथ उस वक्त डिटेल से डिस्कस करूँगी। फिर यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ आप लोगों के पास पेज नंबर जो है 342 पे है, ठीक है, फिगर 20.6। अब यहाँ पे इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी पैकिंग फ्रैक्शन F और वर्सेस न्यूक्लियन नंबर
इसके अगेंस्ट इन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है। अब ऐसे इस ग्राफ में आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सी होती है और अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन सी होती है। हमारे पास ऑन द बेस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या पैकिंग फ्रैक्शन के बेस पे न्यूक्लियाई को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं, फिर स्मॉल न्यूक्लियाई हैं एंड लार्ज न्यूक्लियाई हैं। अब हमारे पास इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कौन सी होती हैं, यहाँ पे इस ग्राफ में आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और जो एटॉमिक मास नंबर 50 और 60, यहाँ पे ये जगह 60 का है। तो जिन न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास नंबर 50 और 60 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वो न्यूक्लियन है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। और ये न्यूक्लियन जो है ये हाई स्टेबल न्यूक्लियन होती हैं, यानी कि यहाँ पे इसमें न्यूक्लियन टाइटली बाउंड होते हैं। स्मॉल न्यूक्लियाई कौन सी न्यूक्लियाई होती हैं, जो ये ग्राफ आप लोगों को बता रहे हैं, ये स्मॉल न्यूक्लियाई या लेस स्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं। इन न्यूक्लियन में जो है, चूँकि इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इसमें कम होती हैं, तो इसका साइज़ भी उस मुकाबले में कम होता है। जब साइज़ कम होता है तो न्यूक्लियन की कोशिश ये होती है कि ये सरफेस पे चले जाएं। तब सरफेस पे चले जाते हैं तो फिर ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियाई जो हैं ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं, लेकिन इसमें जब हम रिएक्शन अकर करवाते हैं तो बाहर से एनर्जी देनी होती है। ये स्मॉल न्यूक्लियाई होती है, ऑक्सीजन और हीलियम ये एग्जांपल है इसका। फिर लार्ज न्यूक्लियाई कौन सी न्यूक्लियाई हैं, अब इसको समझे। लार्ज न्यूक्लियाई हमारे पास वो न्यूक्लियाई होती हैं जिसका एटॉमिक चार्ज नंबर जो है, एटॉमिक न्यूक्लियन नंबर जो है, ये यहाँ पे बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना। इस 60 से ऑनवर्ड जो न्यूक्लियन है, जो ग्राफ में आप लोगों को ये बता रहे हैं ना, ये न्यूक्लियन हमारे पास क्या होते हैं, ये अनस्टेबल न्यूक्लियन होती है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी कम होना मीन्स कि यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ जाता है तो इस दौरान न्यूक्लियन खुद ब खुद बाहर निकलते हैं। जैसे कि एक घराने में लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो घराना जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो फैमिली जो है वो स्प्लिट आउट हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, यूरानियम 238 है या Pb208 हैं। ये ऐसी न्यूक्लियाई हैं जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, इसको लार्ज न्यूक्लियाई कहते हैं। लार्ज न्यूक्लियाई मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन ज़्यादा होते हैं। और ये न्यूक्लियन जो हैं अनस्टेबल न्यूक्लियन होती हैं, और ये खुद ब खुद रेडियो एक्टिविटी अकर करवाते हैं, फिशन रिएक्शन अकर करवाते हैं। फिशन रिएक्शन जब हम अकर करवाते हैं तो इसके लिए इन न्यूक्लियन का फिर रिएक्टर के अंदर हम हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों को यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व में लार्ज, स्मॉल और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का बता दिया है। अब आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जो हैं इसके साथ ये एग्ज़ाम्पल और असाइनमेंट देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेडियो एक्टिविटी। इस टॉपिक को आप लोग बच्चे गौर से सुने और समझ ले, जहाँ पे डिफ़िकल्टी हो तो फिर पूछ ले। थैंक यू।